प्रोफेसर मुक्तदर, जीत का ऐलान, एक और दांव खेलना, ये एक जुआरी का होता है कि चलो अभी नहीं जीते, एक दांव और खेल लेते हैं, इसमें शायद जीत जाऊं और फिर निकल जाऊं, और इस तरह से वो और फंसता जाता है। क्या ट्रंप इसी ट्रैप में फंस रहे हैं? एक और दांव खेलना चाहते हैं और ये दांव और बड़ा होगा और इसमें फंसने के चांसेस और ज्यादा होंगे। मुकेश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, और आप सबको मेरा सलाम नमस्ते। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप, आपने एक किताब लिखी थी रेटिंग्स के बारे में तो मेरे ख्याल से उसमें एक डोनाल्ड ट्रंप का एक चैप्टर होना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप इज मैनिपुलेटिंग रेटिंग्स, आप कह सकते हैं कई किस्म की रेटिंग्स। एक, उनकी खुद की पब्लिक ओपिनियन रेटिंग, दूसरी स्टॉक मार्केट की रेटिंग, तीसरी तेल की कीमत की रेटिंग। तो जैसा नरेश जी ने कहा है, यहाँ पे इट इज़ बिकम वेरी क्लियर कि देर आर पीपल जो मार्केट खेल रहे हैं, और बड़े बड़े, मतलब जब पहली बार जब डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर अनाउंस किया था, उससे पहले किसी ने $580 मिलियन की तेल को शॉर्ट कर दिया था। यानी उसने 580 मिलियन की शर्त लगाई कि तेल की कीमत गिरेगी, और जैसा उन्होंने सीज फायर कहा वो 114 से 85 को आ गया। तो सोचिए आप, वो शख्स ने कितने पैसे बनाए। और उसके बाद बार बार ये दिखाई दे रहा है कि एवरी टाइम डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के ऐलान कर रहे हैं, कोई ना कोई उस पर बेट लगा रहा है। और देखिए, पैसा छुपाना आजकल बहुत आसान हो गया है, मतलब लोग बाहर कंपनीज में बना लेते हैं। सो द इन्वेस्टर्स कहाँ से आ रहे हैं पैसे, उसको सस्टेन इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलता है। दूसरा है, डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पे अप्रूवल रेटिंग काफ़ी मुसलसिल गिरते जा रही है। आज खबर आई है कि जो यंग वाइट मैन है, जो चार्ली कर्क नाम के एक्टिविस्ट जो शूट जिनको मार दिया गया, ही हैड ब्रॉट इन, वो भी अब डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ के जा रहे हैं, कैथलिक्स भी छोड़ के जा रहे हैं। सो देयर इज दिस फियर के जो डोनाल्ड ट्रंप का कोलिशन था 2024 इलेक्शन में, जो जिससे उन्होंने जीता, हिस्पैनिक्स, मुस्लिम्स, औरतें, ये सब धीरे धीरे छोड़ रही हैं। तो ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग देम बैक इनटू द फोल्ड, इस तरह के बयानात देख करके। कभी ये कह करके देखो हम वो कर दिए जो 50 साल में, 47 ईयर्स में कोई प्रेसिडेंट नहीं कर सका, विच इज गिव ईरान हॉर्मुज और दूसरी चीज ये है कि ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू बुली ईरान। अब देखिए, जो जो जेडी वैंस की, जैसा नरेश साहब ने कहा, इट इज वेरी क्लियर कि क्लैरिटी ही नहीं है कि जेडी वैंस हवाई में जहाज में है या नहीं। कम से कम उनको 17 घंटे लगेंगे यहाँ से वहां पहुंचने के लिए। तो अगर ये डायलॉग कल हो रहा है, देन ही शुड ऑलरेडी बी एयरबोर्न। अब ये और बात है कि वो मतलब कंगी वगैरह, शर्ट वर्ट, कपड़े वपड़े बदल हवाई जहाज पे ही कर लेंगे, सो यू कैन जस्ट गेट डाउन एंड स्टार्ट नेगोशिएटिंग। लेकिन इट इज नॉट वेरी क्लियर। ईरानी ने कह दिया कि हम नहीं आए। तो मुझे लगता है कि ये इज्जत बताने, देर इज अ डिलिबरेट कंफ्यूजन कि वो बताना नहीं चाह रहे। मुझे लगता है वो हवा में है, एंड जब ईरानियंस कंफर्म करेंगे कि वी आर कमिंग, क्योंकि उनके लिए सिर्फ 3 घंटे की फ्लाइट है। मतलब ईरान ने इनको हवा में लटका दिया। बिल्कुल, एक तरह से वो हवा में है। एंड मुझे लगता है कि आई थिंक अगर कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट सुन रहे हैं तो आई थिंक यू शुड कीप ए क्लोज आई कि अगर जेडी वैंस का हवाई जहाज एयरफोर्स 2 लैंड करता है इस्लामाबाद में और फिर ईरानीज कहते हैं हम नहीं आ रहे, तो वो फौरन वापस आ जाएंगे एंड दे विल से कि वी डिडंट सेंड। तो जरा फोटोग्राफ्स वगैरह जरूर ले लें आप ताकि इनका ये भांडा फोड़ सके। बट आई थिंक इट इज, एक चीज समझ में नहीं आ रही कि वाई इज ही डूइंग, जैसा कि अब 2 एस्केलेशन इन्होंने कर दिए, राइट। एक तो ब्लॉकेड किया। ब्लॉकेड इज नॉट, ब्लॉकेड एक ऐसी गोली है जिससे 2 टारगेट लग रहे हैं, जिसमें ज्यादा टारगेट इज चाइना, क्योंकि वो चाइना को ब्लॉक कर दिया इन्होंने 24 घंटों से, जो तेल नहीं मिल रहा। सो व्हाई इज ही डूइंग दैट। दूसरी चीज ये है कि अब और एक्सकलेट कर दिया, जो जो एक जहाज को इन्होंने पकड़ लिया, तो दे आर पुटिंग प्रेशर ऑन ऑन ईरान टू रिस्पॉन्ड। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, अगर ईरान इज नॉट ए मोनोलिथिक, जो भारत के साथ जो वाकया हुआ है, आई थिंक दैट शोज के आईआरजीसी एक तरफ है और अराकची दूसरे तरफ है। यानी उनका जो
मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, दे वांट टू कीप गुड रिलेशंस विद इंडिया। इसलिए आपने देखा कि जो फॉरेन मिनिस्टर का जो बयान है और जो इंडिया में जो ईरान के एम्बेसडर है उनके बयानात अलग है और IRGC की हरकत अलग है, बिकॉज देयर इज अ डिसएग्रीमेंट। तो मुझे लगता है कि वो सारे लोग जो हार्डलाइनर्स हैं इन द ईरानियन एडमिनिस्ट्रेशन, वो कह रहे हैं कि भाई सीज फायर के दौरान इन्होंने 2 एस्केलेशन कर दिए, तो सोचो बाद में क्या करेंगे, जब पीस होने के बाद क्या आप जवाब देंगे या नहीं? क्योंकि जैसा ईरान जवाब देगा सारा दुनिया कहेगी कि सीज फायर इज ओवर। हालांकि अमेरिका ने 2 बार वायलेट कर दिया इसको, तो भी वी अज्यूम के द सीज फायर इज ऑन गोइंग। व्हाई इज इट ऑन गोइंग? तो मुझे लगता है कि देयर इज एन इंटरनल स्ट्रगल गोइंग ऑन इनसाइड ईरान, वेयर दे आर हर गलत स्टेप जो डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं, जो ऐसा लग रहा है कि वो ईरान को धोखा देने वाले हैं या ईरान के साथ कुछ यू नो ही इज गोइंग टू डू समथिंग शेडी, तो मुझे लगता है कि वो ईरान में हार्ड लाइनर्स को वो मौका मिलेगा। हाँ, लेकिन ईरान के पास है क्या? मतलब आप इसको इमेजिन करके देखें कि अगर ये जवाब दें तो क्या जवाब दें? ईरान ने अभी एक बर्तानिया और एक फ्रांस की शिप्स पे फायरिंग कर दी, ये उनका जवाब था। इंडिया के बाद इस पे किया उन्होंने बुलेट फायर की, जो ट्रंप ने भी ट्वीट किया कि दिस इज नॉट अ नाइस थिंग। लेकिन दे कांट सिंक ए ब्रिटिश शिप, मतलब ब्रिटेन से दुश्मनी तो नहीं है। और फिर उसके बाद वो क्या करेंगे? इसराइल पे रॉकेट्स मारेंगे, तो फिर तो सीज फायर खत्म, फिर इसराइल वापस आके उन पे बॉम्ब कर देगा। तो जी मतलब UAE को फायर करें, तो ईरान के पास राइट नाउ छोटे ऑप्शंस नहीं है जो स्मॉल स्केल ऑप्शंस है। वो US की शिप पे क्या फायर करेंगे, नेवी शिप पे? दैट इज द क्वेश्चन ना, इन रिटेलिएशन। तो जी मुझे लगता है कि बिकॉज दे उनके पास कोई मिलिट्री एस्केलेटरी ऑप्शन नहीं है, वो नेगोशिएशंस में वो ऑप्शन अपना लेंगे बाय आइदर डिलेइंग। और डिले कैसा करेंगे? आज 20 तारीख है, 22 तारीख को खत्म हो रहा है सीज फायर, सो दे हैव टू मीट आइदर ऑन 21st और 22nd, ताकि जी कुछ आगे बात बढ़े, एटलीस्ट मिनिमम सीज फायर को एक्सटेंड करे। तो जो पाकिस्तानी डेलीगेशन है वो इस वक्त 2 कोशिशें कर रहा है, एक टू मेक श्योर के टॉक्स हों और दूसरा कि सीज फायर एक्सटेंड हो जाए। जी। तो पाशा साहब, ये ट्रम्प साहब एक तरफा भी सीज फायर को एक्सटेंड कर सकते हैं, वो कोई भी बहाना ढूंढ देंगे, कुछ भी कह देंगे। क्या यही संभावना ज्यादा है? दूसरा, ये जो प्रोफेसर मुक्तदर ने कहा कि ईरान के पास छोटे ऑप्शन नहीं है जवाब देने की, उसे बड़ा कुछ करना पड़ेगा, और वो जो बड़ा करेंगे वो फिर वो पूरा युद्ध विराम जो है वो खत्म हो जाएगा। क्या आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन में ईरान क्या कर सकता है? जी, मुझे भी लग रहा है कि अंडर द सर्कमस्टेंसेस सीज फायर को एक्सटेंड करना ही लग रहा है कि सभी पार्टीज को एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रोवोकेशन अमेरिका ने किया है, अमेरिका ने जो ईरानी पोर्ट्स को ब्लॉकेट करके शिप को जो डिसेबल किया है, जो बंदर अब्बास जा रहे थे, ये बहुत ही मेरे ख्याल से वायलेशन ऑफ सीज फायर है, जैसा ईरान कह रहे हैं, ये सच है ये। तो अब जो है दूसरी बात यह है कि ईरान के पास कई पॉसिबिलिटीज हैं, लॉन्ग रेंज में, शॉर्ट रेंज में या मीडियम टर्म में। तो मीडियम टर्म में अगर ब्लॉकेट चलता है तो वो भी कोई जहाज को आने देंगे नहीं, जाने भी नहीं देंगे, तो ये फायरिंग करते रहेंगे, जैसा उन्होंने भारतीय 2 टैंकर्स पे किया, जैसा किया बताया ब्रिटिश और दूसरे जहाजों पे भी उन्होंने फायरिंग की। तो ये फायरिंग दोनों तरफ से चलते रहेगी, लेकिन अमेरिका कितनी देर तक ब्लॉकेट जारी रखेगा? क्योंकि जो भी ईरान को पैसे देके साउथ कोरिया, जापान या दूसरे 12 देश जो चाइनीज करेंसी में देके उनके जहाज छुड़ा लिए थे, तो वो धीरे धीरे वही नॉर्म बनने वाला है। तो अब अमेरिका, अब जैसा 2 मिलियन बैरल्स ऑयल लोड है एक ऑयल टैंकर में, तो उनके लिए $2 मिलियन कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो कीमत 100 के ऊपर है तो वो इम्पोर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि हर दिन वहाँ
जो शिप्स खड़े हैं उनके लिए चार्जेस बढ़ते हैं, इंश्योरेंस वगैरह सब। तो $2 मिलियन जो है उनको 1% लगता है, तो दे के निकल जाना चाहते हैं वो। तो अब वो भी रोक रहे हैं ये अमेरिका के ब्लॉकेट से। तो अमेरिका जो है धीरे धीरे पूरी दुनिया में अब विलन की तरह इमर्ज हो रहा है कि आप जो है कम्प्लीटली वायलेशन ऑफ सीजफायर में ये ब्लॉकेट खड़ा कर रहे हैं बोल के। और मेरे ख्याल से उनका नेवल कैपेबिलिटी भी इतनी दिनों तक सस्टेन नहीं कर सकेंगे जितना ईरान जो कोस्ट उनके कब्जे में है वो बहुत देर तक सब्र से काम ले सकते हैं। तो ब्रॉडर इशू ये है कि देखिए ये स्टेलमेट काफी दिन तक क्या आपको लगता है कि ईरान ने ये शर्त रखी होगी कि हमारे जहाज को रिलीज कीजिए, ब्लॉकेट हटाइए, तभी हम बातचीत के लिए आएंगे? नहीं, अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट्स आए हैं कि आसिम मुनीर ने आग्रह किया है जेडी वांस और पीट हेगसेथ, तो डोनाल्ड ट्रंप की बात है उसमें कि आप ये बातचीत शुरू होने के लिए फॉर्मल अनाउंसमेंट करिए कि ब्लॉकेट ईरान के पोर्ट्स पे हटाया जाएगा जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी बोल के। तो अब वहां का अमेरिकन सोर्सेस ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया कि हम गंभीरता से इस सजेशन को रिव्यू करेंगे बोल के। तो पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और मेरे ख्याल से अमेरिका भी चाहता है कि कोई ना कोई एग्रीमेंट हो जाए, क्योंकि देखिए फंडामेंटली जो ओवरऑल पिक्चर में देख रहा हूँ ये बैलेंस ऑफ पावर इररिवोकेबली चेंज हो गया है गल्फ में, ईरान के हक में हुआ है। और ये अमेरिका और दूसरे देश, खाड़ी के देश इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका को भी पता है कि मिलिट्रीली वो जितना कर सके एक्सेप्ट न्यूक्लियर वेपन्स वो कर चुके हैं और आगे उनके पास और कुछ नहीं है, सिर्फ धमकियां देने की बात कर रहे हैं। जी पाशा, मैं आपको थोड़ा रोकूंगा क्योंकि बॉबी साहब को निकलना भी है। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता था कि खाड़ी के देशों मतलब अरब ममालिक क्या कोई भूमिका निभा रहे हैं? सबसे ज्यादा तो उन्हें ही भुगतना है, उनका ही नुकसान होना है और लगातार हो ही रहा है 50 दिन से। देखिए, खाड़ी के देशों से तो दो तरह की मैसेजिंग आ रही है पिछले कुछ दिनों से, खासकर पिछले 48 घंटों में। पहली तो ये कि प्रोएक्टिवली खाड़ी के देश ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो या तो अमेरिकन बेसिस की ज़रूरत नहीं है या फिर अपने एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। दूसरी जो मैसेजिंग ये आ रही है कि वो नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं। ज़्यादातर खाड़ी के देश जो हैं वो ऐसी उनकी मैसेजिंग है कि साहब स्कूल्स खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं, मार्केट खुल रहे हैं वगैरह वगैरह। तो उनकी मैसेजिंग का मतलब यही है कि ये सीज फायर जो है, जो अभी ऑपरेशनल है और 22 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, यानी 21 तारीख को आखिरी दिन है, उसके बाद वो ये सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। देखिए, मैं बहुत जल्दी एक बात कहना चाहता हूँ, जो एक मिस्ट्री जो बनी हुई है कि साहब ये जेडी वांस वहाँ से चले हैं कि नहीं चले, जेडी वांस हैं कहाँ। देखिए, एक पॉसिबिलिटी ये भी है, जो एक अनकन्फर्म जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जेडी वांस आ ही नहीं रहे हैं और उनके डेलीगेशन में दूसरे लोग हैं और उसको लास्ट तक ये मिस्ट्री एक रखना चाहते हैं। लेकिन ईरान ने फिर अभी अनकन्फर्म रिपोर्ट्स आ रही हैं लेकिन फिर से कहा है कि अगर जेडी वांस उसमें नहीं हुए तो हम बातचीत में शामिल नहीं होंगे। और दूसरी बात ये कि वो अगर उनका डेलीगेशन आएगा तो ट्यूसडे को आएगा, यानी कल आएगा। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। इसीलिए हमने नहीं देखा है कि जेडी वांस का डिपार्चर का वहां से कोई फोटोग्राफ आया हो या उनकी कोई बाइट आई हो। तो ये एक पॉसिबिलिटी ऐसी लग रही है। जी प्रोफेसर कुमार जी, तो मतलब क्या आपको लग रहा है कि अरब के देश कोई मीडिएशन में रोल प्ले कर रहे हैं इस समय, कि किसी तरह से बातचीत हो जाए? यूएस पे प्रेशर डाल रहे हैं? देखिए, इस टाइम सिवाय सऊदी अरेबिया और कतर के, वो भी वाया पाकिस्तान, कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसकी डायरेक्ट बातचीत हो रही हो। ईरान ने आज भी बहुत साफ साफ कहा है कि हमारी बातचीत सिर्फ पाकिस्तान से हो रही है। दूसरी कंट्रीज अपना इनपुट दे रही हैं लेकिन वो भी पाकिस्तान के थ्रू दे रही हैं।
इसका मतलब वो कि कोई दूसरी कंट्री टच में नहीं है। लेकिन हमें ये मान के चलना चाहिए कि गल्फ कंट्रीज में खास तौर पर से सऊदी अरेबिया वो बराबर पाकिस्तानी इसके टच में है और वो अपना इनपुट दे रहे हैं। अगर जीसीसी पोजीशन पे नहीं तो कम से कम सऊदी पोजीशन जो है वो बहुत क्लियरली स्टेट कर रहे हैं और वो ईरानियंस तक पहुंचाई जा रही है। जी जी, शुक्रिया बॉबी साहब, आपको निकलना है, आपको धन्यवाद जुड़ने के लिए। नरेश जी, लेकिन यहाँ पाकिस्तान को लेकर ही संदेह पैदा हो गए हैं। ये दोनों तरफ से इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, ईरान से भी और अमेरिका से भी, कि पाकिस्तान कहीं डबल गेम ना खेल रहा हो। अमेरिका से इस तरह की रिपोर्ट बार बार आई है कि पाकिस्तान असीम मुनीर के रिलेशन चूंकि आईआरजीसी के साथ थे जब वो आईएसआई के चीफ थे या जो मिलिट्री इंटेलिजेंस को हेड कर रहे थे, तो उस वजह से उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ईरान को लगता है पाकिस्तान तो पहले से ही सऊदी अरब और अमेरिका के साथ रहा है, वो कहीं ये गेम ना खेल रहा हो कि अमेरिका को जो टाइम चाहिए वो उसके लिए लगातार बातचीत का खेल खेल रहा। आपको क्या लगता है? देखिए, पिछले हफ्ते असीम मुनीर ने 3 दिन ईरान में बिताए थे और उन 3 दिनों में कोई प्रगति तो होना दूर रहा, वो कोई बातचीत की तारीख भी तय नहीं कर पाए। तो इसी से ये पता चलता है कि ईरान कोई उन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करता है। उनके जाने की पीछे एक वजह ये बताई जा रही थी, इस तरह की रिपोर्टें मैंने देखी थी कि हो सकता है कि उनका, क्योंकि वो आईएसआई के चीफ रहे हैं, उनका आईआरजीसी के साथ में पुराने रिश्ते हैं, तो वो हो सकता है कि ईरान के जो नए नेता हैं मुज्तबा खमीनेई, उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। और वो दरअसल बेसिकली अमेरिका की तरफ से जासूसी की एक कोशिश होती। और वो दरअसल, क्योंकि दुनिया को नहीं पता कि मुश्तबा की हालत क्या है, वो घायल हैं या अमेरिका जैसा कहता है कि वो तो इस दुनिया में ही शायद ना हो और ये सिर्फ ये लड़ाई के दौरान ये छिपाया जा रहा हो, तो किसी को पता नहीं है। उनके जो बयान आए हैं वो कोई बयान कोई ऑडिबल भी नहीं है, यानी वो सिर्फ कागज पर उनके बयान आए हैं। तो इस तरह की रिपोर्टें थी, लेकिन ईरान जो है वो कोई कच्चा नहीं खेला हुआ देश है। ईरान जो है बहुत ही ज्यादा मैच्योर देश है, उसका इतने सालों का जो इतिहास है, उसने दुनिया भर के साथ में तमाम तरह के जो है नेगोशिएशंस किए हैं, अमेरिका के साथ ही उसने इतनी बार किए हैं। तो ये बात है कि वो इस तरह की बातों को ईरान भी समझता होगा कि ये मुश्तबा से क्यों मिलने जा रहे हैं। तो जैसी मेरी जानकारी है, वो मुश्तबा से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। वो ज्यादा से ज्यादा ईरान के जो ये पब्लिक फेसेस हैं उनसे मिले थे और जो ईरान के जो सेना अध्यक्ष हैं उनसे मिले थे। एक आध और आईआरजीसी कमांडर से मिले थे, इससे ज्यादा वो नहीं। वो कोशिश ही करते रहे, बार बार वो ट्रंप से बात करते रहे कि भाई आप ये ईरान ये कह रहा है, आप ये कुछ कीजिए। तो जो आज जो हो रहा है, आज भी वो उन्होंने कोशिश की है ट्रंप को मनाने की कि भाई आप जो है ये आपने जो अपनी नाकेबंदी की है इसको आप हटाइए, इससे बात आगे बढ़ेगी। लेकिन आप ये देखिए, कहीं ये नाकेबंदी अमेरिका ने ये क्या पहले से सोच के ना की हो कि आप जो है एक समस्या खड़ी करेंगे और उसको हल करने का श्रेय खुद ले लेंगे। यानी ये तो देखिए, स्टेट ऑफ हार्मूज तो कोई मुद्दा था ही नहीं इस लड़ाई से पहले, ये तो लड़ाई के बाद ही आया है। और उसके बाद उनको लगा कि हम ये जो है हम अपनी नाकेबंदी अब कर लेते हैं और आगे अगर कहीं कोई हमें किसी तरह का कोई रियायत देने की बात आई, कंसेशन देने की बात होगी, तो हमने ये जो नाकेबंदी हमने अभी शुरू की है इसको हम खत्म कर देंगे और इससे हम ये कहेंगे कि देखो हमने तो बहुत बड़ी रियायत दे दी, जबकि वास्तु स्थिति में कोई रियायत आपने नहीं दी। क्योंकि असल में जो आपने अपनी सदिच्छा का, गुडविल का तो आपने परिचय दिया ही नहीं। वो तो तभी नहीं दिया था जब आपने युद्ध विराम को लेबनान तक उसको इंक्लूड नहीं किया था। लेबनान का जो युद्ध विराम हुआ है 10 दिन का, वो भी काफी इनके
दबाव डालने के बाद में हुआ है, ईरान के दबाव डालने के बाद कि आप किस लिए बात कर रहे हैं, आपने तो हमारी वो शर्त ही नहीं मानी, इसीलिए हम भी स्टेट ऑफ हार्मूज में नाकाबंदी जारी रखेंगे। और उसके बाद भी आप देखिए उस युद्ध विराम, 10 दिन का युद्ध विराम जो उन्होंने किया, उसके बाद आज तक इजराइल लेबनान में बमबारी कर रहा है, टारगेटेड किलिंग्स कर रहा है, तो युद्ध विराम तो वो कहाँ रहा है। तो ईरान जो है कैसे आप पर विश्वास करे। तो हो सकता है कि ये जो जिस तरह से पहले हुआ था इस युद्ध विराम से पहले, कि आपने कहा था पाकिस्तान को कि आप जरा सा ये कह दीजिए कि हमें 2 हफ्ते का युद्ध विराम दे दीजिए और हम ये फिर मान लेंगे, तो आप, लेकिन ये प्रस्ताव आपकी तरफ से आना चाहिए कि बजाय हम ऑफर करें तो हम कमजोर पाए जाएंगे। तो वो ट्रंप ही चाहते थे वो युद्ध विराम, तो उन्होंने, पाकिस्तान ने उनको ओबिलाइज कर दिया और 2 हफ्ते का युद्ध विराम हो गया। और अब भी हो सकता है उन्होंने ये कहा हो ट्रंप ने कि भाई ऐसा है कि मुनीर तुम कहो हमको कि हम ये नाकेबंदी अब हटा देते हैं, तो हम फिर हटा देंगे और फिर बातचीत हो जाएगी और फिर कुछ ना कुछ समझौता हो जाएगा। लेकिन ईरान इस चीज को समझता है। ईरान इस चीज को इसलिए समझता है कि ईरान का जो इतिहास है पाकिस्तान के साथ बात करने का और अमेरिका के साथ बात करने का कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। क्योंकि ईरान पाकिस्तान पर हम आरोप लगाता रहा है कि वो बलूचिस्तान में हमारे यहाँ अलगाववाद फैला रहा है। आपको याद होगा कि 2 साल पहले दोनों देशों के बीच में बमबारी भी हुई थी, एक एक्सचेंज हुआ था उसका, गोलियों का। तो ये एक बात भी है। दूसरी बात ये है कि अगर कभी लैंड इन्वेजन होता है तो ईरान को ये डर है कि पाकिस्तान अपनी तरफ से लैंड इन्वेजन भले ही ना करे लेकिन अपने एयर बेसिस का इस्तेमाल करने दे सकता है पाकिस्तान, तो अमेरिका को। तो ये जो है ना डर, इस तरह का डर, क्या शक तो है ही कम से कम। तो इस वजह से भी ये बात आगे नहीं बढ़ रही। और दूसरी बात यह है कि ईरान जो है उसने ये बड़ा साफ कर दिया है, खासकर जो फ्राइडे को, जो शुक्रवार को जिस तरह के बयान उन्होंने न्यूक्लियर एनरिचमेंट वाले मामले पर दिए थे। उन्होंने कहा था कि देखिए न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम हमारे यहाँ से कहीं नहीं जा रहा है, आप कितनी कोशिश कर लीजिए, और उसके बिना कोई समझौता होने वाला मुझे नहीं दिखता। कहीं ना कहीं उस पर ही होगा। और उनकी समस्या ये है कि जब तक वो 2015 वाला जो बहुराष्ट्रीय समझौता जो ओबामा ने करवाया था, उससे जब तक बेहतर समझौता ना हो जाए तब तक उसकी कोई वक्त नहीं होगी, कोई उसको मानेगा नहीं। तो किस मुंह से ये दावा करेंगे कि हमने कुछ हासिल किया है। तो ये भी बड़ी समस्या है। ट्रंप जो है, जैसा कि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इस लड़ाई से निकलना चाहते हैं, लेकिन ईरान उनको आसानी से एग्जिट प्लान देने को तैयार नहीं है। जी, तो प्रोफेसर मुक्तदर, क्या ये जो मीडिएटर है पाकिस्तान, वो खुद भी फंसा हुआ है? क्योंकि उसकी अपनी विश्वसनीयता नहीं है। तो ठीक है, शुरुआत में इनिशिएट किया, कुछ उसको एडवांटेज भी मिला, इंटरनेशनल लेवल पर उसका कद भी बढ़ा, लेकिन अब यहाँ जहाँ फंसी है गाड़ी, वहां से निकाल पाने में वो तो सक्षम नहीं है। क्या चीन, रूस इसमें कोई मदद कर सकते हैं, या अब बिना ट्रंप के पीछे हटे कोई रास्ता नहीं खुलने वाला, क्योंकि ईरान के पास पीछे हटने की गुंजाइश नहीं? देखिए, पाकिस्तान का जो एडवांटेज मिला है, डिप्लोमेटिक एडवांटेज, वो अब पैसे में बदलने लग गया है। जो आपने देखा कि सऊदी अरेबिया ने जो यूएई ने लोन जो वापस मांगा था, वो सऊदी अरेबिया ने अंडरराइट कर दिया, उसके बाद और कमिट कर दिया। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से $6-7 बिलियन का उनको फायदा ऑलरेडी हो चुका है, विच इज क्लोज टू 2% ऑफ देयर जीडीपी। वो बहुत, मतलब सोचिए आप, इट्स लाइक ए ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ की ऐसी बात हो जाएगी। सो दे आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट। और देखिए, आप वेदर इंडिया में ये बात लोग पसंद करें या ना करें, अगर आप ऐसे नजर आते हैं कि आप अमेरिका के साथ हैं एंड अमेरिका इज क्लोज टू यू, तो दूसरे सारे मुल्क भी आपके साथ अलग रवैया
मतलब इट्स लाइक सेइंग कि अगर आपके मोदी जी के साथ 2-3 सेल्फीज लग गए तो आप उसको यू कैन कैश इट ऑल ओवर द कंट्री। नहीं, उस तरह बदनाम की भी हो बात सकते हैं, हम बदनाम भी हो सकते हैं। जी हाँ, बदनाम भी हो सकते हैं, बट इन द पब्लिक ओपिनियन, बट नॉट इन द गवर्नमेंट्स ना। गवर्नमेंट्स तो दे विल गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी। अगर आप आसिम मुनीर फोन करते हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर को या मैक्रॉन को, तो वो उठा लेंगे इंस्टेड ऑफ सेइंग के वॉइस मेल को भिजा दे, राइट? दैट इज द डिफरेंस। लेकिन एक आपने जो रेफरेंस किया है, मुझे लगता है कि एक इजरायली सोर्स से थ्रू फॉक्स न्यूज़ एक कैंपेन शुरू किया गया है आसिम मुनीर के खिलाफ, विच इज सेइंग कि जो आपने जिक्र किया कि देखिए IRGC के साथ वो हर बंदे का कांटेक्ट था जिन्होंने नेगोशिएट किया, इंक्लूडिंग विटकॉफ वगैरह। सो ये कहना कि उनकी उनसे मुलाकात हो रही है इज नॉट अ नहीं, वो बिग डील। लंबे समय तक था, वो तो लगभग 10 साल का वक्फा था जिस दौरान वो नहीं, he उनसे जुड़े हुए थे। was ISI चीफ और मिलिट्री, वो एक साल ही थे आसिम मुनीर, मतलब मिलिट्री चीफ, दो पोजीशंस थे उनकी इंटेलिजेंस की। लेकिन IRGC इज नॉट जस्ट एन इंटेलिजेंस ऑपरेशन ना, IRGC तो बाकायदा पैरामिलिट्री फोर्स है वो। तो इट्स लाइक सेइंग कि आप BSF के कमांडर हैं और जाहिर है अगर आप कुछ डिस्कशंस हो तो होंगे। सो आई थिंक दैट इज ए सिली वे टू से कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। और आई डोंट थिंक ट्रम्प इज इम्प्रेस्ड बाय दैट। बट ये जो ऑल्टरनेटिव, देखिए ये जो रोल पाकिस्तान का बना है एज द प्राइमरी मीडिएटर, वो मीडिएटर से जाके नेगोशिएटर भी बन गया है। जो आसिम मुनीर ने जो ट्रिप की थी, ही रिप्लेस JD वैंस एज द मेन नेगोशिएटर। ट्रम्प और ईरान के बीच में ये थे। सो आप कह सकते हैं इवन इन द रोल दे आर प्लेइंग थोड़ा बढ़ गया है पाकिस्तान का रोल। बट पाकिस्तान एक बहुत ही, कहना चाहिए, डिफिकल्ट डिसीजन से बच गया है। अगर लेट्स से कि ये नेगोशिएशंस इजिप्ट करवाता, इजिप्ट वाज प्लेइंग दिस रोल व्हिच इज लॉजिकली दैट शुड हैव बीन द चॉइस, तो पाकिस्तान वुड हैव बीन फोर्स्ड टू अलाइन विद सऊदी अरेबिया, क्योंकि उनकी डिफेंस एग्रीमेंट है ईरान के खिलाफ। तो वहां पे ईरान एंड सऊदी अरेबिया वुड बी ऑन द ऑपोजिट साइड्स, और पाकिस्तान एंड इजराइल विल बी ऑन द सेम साइड, जिससे पाकिस्तान के अंदर जो रेडिकल ग्रुप्स है वो और एग्रीवेट होके वो और एक्टिव हो जाते। तो वो जो मुश्किल पोजीशन थी उससे पाकिस्तान बच गया। हालांकि पाकिस्तान ने कुछ 13,000 ट्रूप्स और कई एयरफोर्स के एसेट्स ऑलरेडी सऊदी अरेबिया उन्होंने मूव कर दिया है। सो पाकिस्तान हैज टेकन ए मिलिट्री पोजीशन ऑलरेडी विच इज हॉस्टाइल टू ईरान ना। ये और बात है कि एक्शन नहीं है, लेकिन पोजीशंस तो ले ली है ईरान। तो उस मुश्किल डिसीजन से वो बच गए हैं। और अगर आप जैसा आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर दोबारा सीज फायर टूट जाता है और अमेरिका, तो मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू अटेम्प्ट ए लैंड वॉर। उन्होंने देख लिया कि कितना नुकसान हो रहा है। यहाँ पे आपका जो UAE वाला सवाल था, UAE हैज डन 2 or 3 थिंग्स। कतर ने तो कह दिया कि वो बेसेस बंद करने वाले हैं। अब UAE कह रहा है कि अमेरिकन बेसेस बहुत महंगे पड़ रहे हैं हमको, और उन्होंने 2 रिक्वेस्ट किए हैं अमेरिका से। एक रिक्वेस्ट ये है कि डॉलर स्वैप मांग रहे हैं, यानी अभी UAE के पास कुछ $250 बिलियन के रिजर्व्स हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि इन द फ्यूचर वी विल नीड सम डॉलर स्वैप। और अमेरिका ने कभी, बहुत ही कम मुल्कों को अमेरिका ये देता है, बेसिकली नेटो एलाइज, यूरोप, कभी जापान और साउथ कोरिया के साथ ये अरेंजमेंट है कि अगर आपकी इकोनॉमी कुछ लड़खड़ाने लगी है तो उसके बदले में एक तरह से धमकी UAE ने अमेरिका को ये दी है कि आप अगर हमको डॉलर स्वैप नहीं देंगे तो हम ट्रेड युआन में शुरू कर देंगे, ऑयल का ट्रेड। तो उससे लेकिन ये हमारे दर्शकों के लिए ये जो स्वाप की बात आप कर रहे हैं वो क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, क्या एग्जैक्टली चाहता है UAE? देखिए, ये इस तरह से भारत ने भी श्रीलंका, मालदीव्स की भी मदद की थी। तो उसमें क्या होता है कि आपकी करेंसी गिरने लग जाती है। जैसा आप भारत की करेंसी देखिए, अब 93 वगैरह हो गई, पार्टली बिकॉज ऑफ द तेल। लेकिन अगर आप टाइटली टाइड है अमेरिका के साथ तो वो नहीं होता,
तो आपकी इकोनॉमी और आपकी जीडीपी की साइज कम नहीं होती इफ इट फॉल्स, बिकॉज आपकी इकोनॉमी कमजोर हो रही है, इट इज स्टिल। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप अब्बा का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, तो अगर आप लड़ खड़ाए तो वो बचा लेगा आपको। सो इट इज दैट काइंड ऑफ ए प्रॉमिस। इट इज नॉट, मतलब क्रेडिट लाइन भी एक तरीका होता है, लेकिन क्रेडिट लाइन इज नॉट दैट फर्म। ये आपकी करेंसी को भी बचा लेता है, क्रेडिट लाइन आपकी सिचुएशन को बचा सकता है। तो दैट इज समथिंग दैट यूएई हैज टेकन स्टेप्स। और यूएई इतना अमीर मुल्क है, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि यूएई पे काफी नेगेटिव असर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि खाड़ी के मुल्कों से बहुत ज्यादा प्रेशर है यूएसए पे कि ये जंग आप अब शुरू ना करें। इनफैक्ट यूएई ने खुल के कहा कि आप हमारे कहने के खिलाफ आपने ये जंग शुरू की, आपने हमको इस मुश्किल में डाला, और इसलिए वी नीड योर हेल्प। क्योंकि ये जंग खत्म होने के बाद खाली तेल की इकोनॉमी तो नहीं है ना, यूएई की जो दूसरे चीजें हैं वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट, टूरिज्म, वो तो इमीडिएटली ठीक ठाक नहीं होने वाले हैं। तो दिस इज द सिचुएशन। मुझे लगता है कि लास्ट मिनट पे डोनाल्ड ट्रंप ये कहेंगे कि ईरान देखो कितना इररेस्पॉन्सिबल एक्टर है, मैं कितना रिस्पॉन्सिबल हूँ, इसलिए मैं सीज फायर को और 1 हफ्ता या 2 हफ्ते एक्सटेंड करता हूँ, और उसमें पाकिस्तान की भी तारीफ कर देंगे, अपनी खुद की तारीफ कर देंगे। हालांकि ये सीज फायर का जो डाउट आया है वो इन्हीं की वजह से। वली नसर अभी फरीद जकरिया के शो पे ये कह रहे थे कि ईरानियंस पूरी तरह से, एक तरह से उनकी जो कॉन्फिडेंस बढ़ी थी पिछले 10 दिन में सीज फायर की वजह से, वो पूरी की पूरी ये ब्लॉकेड की वजह से खत्म हो गई है। वो अब सोच रहे हैं कि मुझे लगता है कि ये जिनीवा की तरह ये भी पूरा का पूरा फेक ऑपरेशन है, और अमेरिका इज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट अटैक, और वो अटैक हो सकता है लैंड बेस्ड टू ट्राई एंड डू समथिंग मोर। और डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक सोशल ट्रूथ पे एक पोस्ट लगाई जिसमें उन्होंने कहा कि ये इजराइल की वजह से नहीं किया मैंने। और आदमी की, मुझे लगता है कि लॉजिक का जो बटन होता है वो ऑफ हो गया है। वो उसी सेंटेंस में कह रहे हैं कि मैं ये इजराइल की वजह से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अक्टूबर 7 की वजह से कह रहा हूँ, विच इज द सेम थिंग। जी, तो प्रोफेसर पाशा, क्या आपको लगता है कि ईरान इस सिचुएशन में कुछ ऐसी ढील दे सकता है जिससे बातचीत हो सकती है, आगे बढ़ सकती है? क्या वो, मतलब ये इस तरह का मैसेज देना उसके लिए ठीक होगा कि हम वीक हैं, या हम ज्यादा शांति के लिए इच्छुक हैं ट्रंप के बनिस्बत, अगर ट्रंप युद्ध विराम एक्सटेंड करते हैं तो भी? जी देखिए, 2 बार जो बातचीत हुई या तीसरी बार जो हो रही है, इससे साफ जाहिर है कि जीतने के बावजूद और हमला होने के बावजूद उन्होंने अपना इंटरेस्ट इस बातचीत में दिखाया है क्लियरली। लास्ट ईयर भी, इस बार 28 फरवरी से भी, अब लास्ट वीक भी जो इस्लामाबाद में हुए, और अभी भी वो तैयारी कर रहे थे जाने की। लेकिन ट्रंप खुद अपने इस हरकत से जो है, ब्लॉकेड से और शिप से जो है वो हर्डल्स ये कर दिए हैं। तो मेरे ख्याल से वो अभी, क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है पाशा साहब कि जैसे कट्टा रख दिया हो सिर पे और बात करना होगा, और ट्रंप की लैंग्वेज भी ऐसी है कि सरेंडर करो। वो निगोशिएट नहीं कर रहे हैं, वो सरेंडर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, मैं वो लास्ट वर्ड मुख्तदर प्रोफेसर खान का जो बोले इजराइल का, वो पीछे है। जो गन पॉइंट पे वो बोल रहे हैं नेगोशिएशंस पे आइए बोल के, तो इजराइल का दबाव लगातार है वो, और जूइश लॉबी का भी काफी असर है। और ये जो बार बार इजराइल का जिक्र जो करते हैं, यही असल में बैकग्राउंड है। ये अपने आप जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं ये, और इनके ऐसे सलाहकार हैं जेराड कुशनर, विटकॉफ, ये पूरे जायनिस्ट है, और ये पीटर हेक्सेट भी पूरा कंप्लीटली सोल्ड आउट टू जायनिस्ट कॉज। तो ये लगातार इजराइल के बिहाफ जो है लगे हुए हैं, और नेतन्याहू भी ये कोर्ट केसेस से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि कुछ ना कुछ लाइव रखे,
चाहे वो लेबनान हो या ईरान का मामला हो या कुछ भी हो। तो ये ट्रम्प जो है ही इज कॉट बिटवीन दिस कॉन्फ्लिक्टिंग पुल्स एंड प्रेशर्स। एक तो वो मागा का प्रेशर है, वो खुद चाहते हैं कि और ज्यादा नुकसान ना हो और ज्यादा आइसोलेशन ना हो दुनिया से, और इकोनॉमी का भी ख्याल रखना पड़ता है उनको, तेल का और इन्फ्लेशन का और वॉल स्ट्रीट का वगैरह। तो ये जिग्जा जो कर रहे हैं, ये इजराइल कभी भी दबाव डाल के उनको ये खींच सकता है। लेकिन ईरान की मुश्किलात भी ये बढ़ा रहे हैं उस प्रेशर में आके, वरना मेरे ख्याल से बातचीत होती। दो चीजें साफ हैं, एक तो न्यूक्लियर इश्यू पे लगभग 95% अंडरस्टैंडिंग थी कि पहले तो ईरान ने कहा कि हम न्यूक्लियर बम बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरा जो है मिनिमम एनरिचमेंट के लिए तैयार थे, जो ईरान के डिमांड लास्ट टाइम भी कुछ मोरलेस एक्सेप्ट कर रहे थे। तीसरा जो है वो जो 400+ किलोग्राम एनरिच यूरेनियम, वो भी जो है जीरो को लाने के लिए तैयार है, या बाहर रूस या सऊदी अरब और पाकिस्तान और अमेरिका बातचीत कर रहे हैं। क्या आउटकम हुआ अभी तक उसका निर्णय नहीं हुआ, लेकिन उस पर भी बातचीत हो रही है। रहा ये खाड़ी का टोल और चुंगी, मेरे ख्याल से जब तक सीज पर आएगा वो कुछ लचकदार रवैया ईरान भी अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन अल्टीमेटली ईरान को पता है कि वो इस पे लागू करेगा। ये मजलिस का डिसीजन है, अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। और जो देश 200 मिलियन का जो ऑयल लेके जाते हैं, उसमें 2 मिलियन देके जाने में उनको कोई हर्ज नहीं है, देके गए हैं पहले भी, साउथ कोरिया, जापान वगैरह सब, चाहे वो डॉलर में हो या युआन में हो, वो आगे भी देके जाते रहेंगे। उनको आना जाना और उनका तेल गैस बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो कशमकश चल रही है ट्रम्प और ईरान के बीच में, ये ऐसे मोड़ पे दोनों खड़े हैं और दोनों जो इम्पैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे पे या उसके जरिए पूरी दुनिया पे, तो ये बहुत पेनफुल हो गया है दोनों को एक्सेप्ट करने में। जो डिक्टेट कर रहा है अमेरिका, और जो ईरान से अमेरिका जो समझता है कि आप ये डिक्टेट कर रहे हैं हॉर्मुज़ को और वगैरह वगैरह। तो ये जो रोल मीडिएशन का है, ये इसमें कुछ ठोस मुझे नहीं लगता कि ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स आ रहे हैं, या तो पाकिस्तान डायरेक्टली से या सऊदी अरब से या इजिप्ट से या टर्की से। तो ये जो स्टेलमेट मेरे ख्याल से चलता रहेगा, और सीज फायर एक्सटेंशन का ही मुझे लगता है कि अगर ईरान नहीं भेजता है डेलीगेशन, तो अगर अमेरिका से विटकॉफ ही आते हैं और जराड कुशनर आते हैं, तो ईरान के जो एम्बेसडर हैं इस्लामाबाद में वही जाएंगे, ऑथराइजेशन अगर मिलता है उनको तेहरान से कि हाँ भी आप बोलो कि अब अभी टाइम चाहिए हमको और एक्सटेंशन के हक में अभी भी हैं, और पाकिस्तान भी शायद इसको एक्सटेंशन की ही ये सपोर्ट करेगा बोल के मुझे लगता है रियलिस्टिकली अंडर द सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि जो गैप है इंस्टेड ऑफ नैरोइंग वो बढ़ते जा रहे हैं दोनों के बीच में। ये ट्रम्प की अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसी से जो है ये और पेचीदा मामला होता जा रहा है, और इसमें इजराइल भी जो है इसमें टांगे अड़ा रहा है। बिल्कुल। तो नरेश जी, ये क्या फिर अगर कल मान लीजिए पहुंच भी जाते हैं अमेरिकन डेलीगेशन, ईरानी डेलीगेशन भी पहुंच जाता है, तो वही हश होगा, बातचीत का कुछ निकलना तो है नहीं। ज्यादा से ज्यादा ठीक है, सीज फायर एक्सटेंड कर दो और आगे बातचीत करेंगे। फिर ये इससे ज्यादा तो कुछ संभावना बनती नहीं है, क्योंकि अगर कुछ ठोस बातचीत हो चुकी होती पीछे बैक चैनल में, कुछ एग्रीमेंट्स कहीं कुछ हो गए होते, तो फिर तो अभी उत्साह होता बातचीत के लिए, वो कहीं नहीं। देखिए, बैक चैनल में तो ये ट्रम्प तो विश्वास करते नहीं। उनको तो लगता है कि वो सबसे बड़े चिंतक वो खुद हैं, उनको सबके बारे में पता है। वो तो सोशल पर ही नेगोशिएट कर लेना चाहते हैं। हाँ, वो तो सारे डिसीजन अपने आप ही लेते हैं। और उन्होंने, आपको याद होगा कि उन्होंने को महीने भर पहले जब उनसे किसी ने पूछा कि ये लड़ाई कब खत्म होगी और कैसे खत्म होगी,
कहा कि जब मैं महसूस करूंगा, जब मुझे ये फीलिंग आएगी कि अब लड़ाई खत्म होनी चाहिए, तब मैं लड़ाई खत्म कर दूंगा। ये बिल्कुल वैसी ही बात थी जो उन्होंने कहा था न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू में कि अंतरराष्ट्रीय लॉ क्या है, कुछ नहीं है, जो मैं कहूंगा वो अंतरराष्ट्रीय कानून है। यानी जैसे हमारे यहाँ जो डाकू कहा करते थे हिंदुस्तान में कि मेरा राज होगा, वही मेरा सिक्का चलेगा, यानी तुगलक ने चमड़े के सिक्के चला दिए, ये कहकर कि भाई वो चमड़े से और धातु से इसका कोई लेना देना नहीं है, सिक्का तुगलक का है। तो ट्रंप को यही लगता है कि वो जो कहेंगे वही पत्थर की लकीर है। लेकिन सीरियसली मुझे ये लगता है कि देखिए, अगर ये युद्ध विराम होता है, जिसकी संभावना है, तो वो युद्ध विराम 1 या 2 हफ्ते का नहीं होगा, मुझे लगता है कि 1 महीने के लिए होगा। उसकी वजह यह है कि ट्रंप को चीन जाना है और चीन उनको 15 मई को जाना है। तो उस दौरान वो युद्ध विराम फिर जारी रहे, या तो उससे पहले झगड़ा खत्म हो जाए, जिसकी कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो जब वो चीन में होंगे उस दौरान युद्ध विराम रहना चाहिए। तो उसका मतलब यह है कि वो सेफली 4 हफ्ते का युद्ध विराम की शायद बात हो। अगर आपको याद हो कि एक एक्सियोस ने एक अमेरिकन जो प्रस्ताव है जो 2-3 पेज का, वो मैंने पढ़ा है। वो उन्होंने, वो जो एक्सियोस के जो एडिटर हैं वो एक इजरायली अखबार के लिए भी काम करते हैं, लेकिन उनके इजराइल और अमेरिका में काफी अच्छे, यानी व्हाइट हाउस तक उनके बताते हैं, पेंटागन तक उनके संबंध हैं, काफी पहुंच वाले बताए जाते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि एक 3 पन्ने का है जिसमें हम 60 दिन के युद्ध विराम की बात कर रहे हैं, कि शुरू में आप ये मियाद ले लें और फिर ये चीजें उसमें होंगी। तो उसमें बहुत सारी चीजें तो ट्रंप अपनी ट्वीट्स में कह चुके हैं, हालांकि उस तरह से नहीं है कि वो सारा वो उनको दे देगा न्यूक्लियर वाला। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम सारी ये है कि उन्हें लगता है ईरान जिस तरह से पहले अयतुल्ला खमेनेई के जमाने में सारी बातें मान लेता था, और अयतुल्ला खमेनेई जो हैं कितने ही हार्ड लाइनर हों, लेकिन वो अमेरिका के साथ में चाहते थे कि दुनिया के साथ में सामान्य रिश्ते हों, और हिंदू जो अपने जो लोग हैं ईरान के, उनको जो है राहत मिले, इकोनॉमिक जो है सिचुएशन बेहतर हो। उसके लिए उन्होंने वो 2015 वाला समझौता भी कराया था, और 2 बार उन्होंने बातचीत के लिए भी परमिशन दी थी अपने सरकार के लोगों को जाने के लिए। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब 28 फरवरी के बाद जो ईरान है वो पहले वाला ईरान नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं कि आज ईरान के राष्ट्रपति का तो सबसे बड़ा पद होता है, लेकिन उन्होंने आज ये कहा है कि देखिए, कोई युद्ध में कुछ नहीं रखा बढ़ाने में, लेकिन वो उनका नक्कार खाने में एक तूती वाली आवाज है उनकी। वो ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको कोई पूछता नहीं है। असली वहां पर जो हार्ड लाइनर्स हैं, IRGC के लोग हैं, बल्कि यहाँ तक कि जो स्पीकर हैं वो भी उतने पावरफुल नहीं है जितने यह भी हो सकता है नरेश जी कि अलग अलग लोगों से अलग अलग चीजें कहलवाई जा रही हैं। ये भी एक कूटनीति का हिस्सा होता है जी। लेकिन ये भी है कि हमने जैसा देखा कि विदेश मंत्री ने वो जो ऐलान किया था उसकी पब्लिकली भर्त्सना की गई IRGC द्वारा, या IRGC समर्थित जो वो है, उसके बाद में IRGC ने वो एक तरह से उनको ओवररूल किया। तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो ये राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, ये या पहले से ये उदारवादी माने जाते हैं, और इनकी कोई बहुत बड़ी अहमियत आज के समय नहीं है। तो वहां पर हार्ड लाइनर्स इस समय ज्यादा ताकतवर हैं और वही फैसला ले रहे हैं। यही वजह है कि जो विदेश मंत्रालय का जो बयान है वो थोड़ा सा कमजोर लगता है, जबकि IRGC समर्थित जो न्यूज एजेंसी है उसका बयान थोड़ा सख्त लगता है। तो ये बात जरूर है। दूसरी बात, आपने जो तीसरी बात जो इजराइल की जो कही, देखिए मैं संक्षेप में ये कहना चाहूंगा इजराइल वाले मामले में, ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इजराइल के कहने पर, इजराइल के राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के मनाने पर इन्होंने ये फैसला लिया था चढ़ाई करने का, और ईरान अमेरिका की दोनों फौजें साथ साथ पहली बार इस तरह से ईरान पर हमला किया था। लेकिन हुआ ये है कि तब से अमेरिका के अंदर
जो है इजराइल का समर्थन बहुत तेजी से कम हुआ है। खासकर जो युवा वर्ग है अमेरिका के, वो इसके इजराइल के बहुत पक्ष में नहीं है। और आपको तो याद होगा कि वहाँ जो कैंट ने, जो इनके बड़े नेता थे, प्रशासन के बड़े अधिकारी थे, काउंटर टेररिज्म टेररिज्म वाले टास्क फोर्स के, उन्होंने यही कह के इस्तीफा दिया था कि ये लड़ाई अमेरिका की नहीं है, तो इजराइल की लड़ाई है जिसमें हम फंस गए हैं। तो उसको लेकर बहुत सारे इनके जो अपने समर्थक हैं मैगा में, वो भी ये बात कह रहे हैं कि ये अमेरिका फर्स्ट नहीं, इजराइल फर्स्ट हो रहा है। तो इजराइल का समर्थन घट रहा है। और ये भी एक वजह हो सकती है जो आज जो ट्वीट किया है ट्रंप ने, उसके पीछे एक ये वजह हो सकती है कि वो ये कहना चाहते हैं, सफाई दे रहे हैं कि नहीं, इजराइल के कहने पे नहीं, ये तो हमने अपने हित में फैसला लिया है। बिल्कुल। आखिरी सवाल है प्रोफेसर मुक्तदर आपसे, पूरी दुनिया को अभी कितना भुगतना है? तेल और दूसरे चीजों के दाम कब तक इस तरह से चढ़े रहेंगे? अभी अगर ये ब्लॉकेट नहीं हटाता अमेरिका, तो फिर और कितने दिन ये भुगतेगा पूरी दुनिया? ये क्या आपको लग रहा है कि युद्ध विराम हो भी गया तो ब्लॉकेट हटेगा कि नहीं हटेगा? देखिए, इस वक्त दो दुनिया है, एक दुनिया जिसमें चाइना है और एक दुनिया जिसमें चाइना नहीं है। तो जब तक ब्लॉकेट है तो सारी दुनिया इज गोइंग टू सफर। लेकिन मैं चेक कर रहा था कि टोटल जो फॉसिल फ्यूल्स है उस पे डिपेंडेंस चाइना का बहुत कम हो गया है। और ग्रीन एनर्जी को ले ले आप, हाइड्रो एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इन चीज़ों में चाइना बहुत आगे हो गया है। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि चाइना विल रीटूल इमीडिएटली। उससे ये होगा कि जो सोलर और ये जो दूसरे ऑल्टरनेटिव उसकी टेक्नोलॉजी भी चाइना डोमिनेट करता है। तो अगर चाइना रीडायरेक्ट कर लिया तो जो दूसरे मुल्क सोलर सेल्स, बैटरीज वगैरह खरीदते हैं वो भी नहीं खरीद सकेंगे वो चाइना से। तो उनकी दोनों सप्लाई रुक जाएंगी फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि एक तो तेल नहीं आएगा, दूसरा ऑल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी की जो टेक्नोलॉजी है वो इमीडिएटली नहीं मिलेगी क्योंकि चाइना इज गोइंग टू यूज इट ऑल। तो मुझे लगता है कि अगर अमेरिका का ब्लॉकेड रहेगा तो चाइना माइट बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ फ्यूल वेरी क्विकली। ये 5-10% पे आ जाएगा वो। तो वो एक सिचुएशन है। लेकिन ये सीज फायर खत्म भी हो गया, डील भी खत्म बन गई ना मुकेश जी। तो मुझे लगता है द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल हैव टू पे द टोल। और डोनाल्ड ट्रंप फिर वो पुरानी बात कहेंगे, हमने तो सब कुछ कर दिया, ईरान को कमजोर कर दिया, अब आपको तेल आप लेना है, आप जाए ले ले, हम आपकी मदद क्यों करें। वो एक ट्वीट में उनके लिए मसले हल हो जाते हैं। बट द क्वेश्चन रियली इज कि क्या ईरान के साथ अगर डील हो जाती है तो गल्फ डूब जाएगा, क्योंकि ईरान के ऊपर से सैंक्शंस उठ जाएंगे। तो दैट इज एन एंटायरली न्यू सिनेरियो जिससे गल्फ बहुत परेशान है कि अब वो चाहते हैं कि जंग ना हो, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि कोई फर्म डील, मतलब लिम्बो में रहे ये सिचुएशन। तो जो लिम्बो में रहेंगे उसमें भी गल्फ और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का प्रॉब्लम रहेगा, या तो हॉर्मुज बंद रहेगा या आप टोल देते रहेंगे ईरान को। तो देयर इज नो गुड ऑप्शन। तो मुझे लगता है कि जो तेल की कीमत 75 to 85 के रेंज में विल बी द न्यू नॉर्मल। जब तेल खुल जाता है ना तो वो 85 हो रहा है, तो वो 65 तक तो अब भूल जाए, इट इज नॉट गोइंग टू गो बिलो दैट। फिर उसके बाद अगर आप भारत की बात पूछें तो रशिया का जो ऑप्शन इंडिया को मिल गया है, क्या दैट इज गोइंग टू बिकम परमानेंट, वी डोंट नो। लेकिन अगर रशिया का ऑप्शन परमानेंट हो जाता है तो भी वो डिस्काउंट वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि इफ इट इज लीगल देन यू आर गोइंग टू बी प्लेइंग द मार्केट प्राइस। तो फिर आप वापस गल्फ चले जाएं, जो जहां से ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम हो जाता है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि सारी दुनिया विल हैव टू रीथिंक दिस। और ये जो अजम्पशन है कि 2050 तक भी फॉसिल फ्यूल्स का ये, और एक चीज जो लोग नहीं सोच रहे हैं विच इज एआई। देखिए, एआई का कंजम्पशन डायरेक्टली वाटर और एनर्जी पर जाता है, पानी का बहुत इस्तेमाल और इलेक्ट्रिसिटी का, विच मीन्स कि आप अगर डबल भी कर दिया आपकी एनर्जी सप्लाई, अगर लोग एआई यूज करना शुरू करें, देन यू विल स्टिल हैव टू गो बैक टू द फॉसिल फ्यूल्स।
अगर आप अपने रिन्यूअल के भी डबल करते रहें, क्योंकि टोटल एनर्जी कंजम्पशन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि यू विल हैव टू कीप रिलाइंग ऑन वॉट एवर इज अवेलेबल, यानी हर चीज, कोल, न्यूक्लियर, हाइड्रो एंड सोलर, सारे के सारे। तो फॉर दैट रीजन मुझे लगता है कि जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज रहेंगे इन द नियर फ्यूचर, बट इट इज इन देयर इंटरेस्ट टू मेक पीस। देखिए, ये जो पिछले 15-20 साल में जो अमेरिकन और इजरायली डिप्लोमेसी ने जो एक्सिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बदल दिया था मिडल ईस्ट की जो एक्सिस थी, दैट वाज अरब वर्सेस इजराइल, उसको बदल दिया इस हद तक के दे मेड इट अरब्स एंड इजराइल वर्सेस ईरान। आपको बताऊं, उसका इतना बुरा असर होता है। यहाँ पे एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नाम की यूनिवर्सिटी है वाशिंगटन डीसी में, नॉट हार्वर्ड, हार्वर्ड HOW। तो वहां पर किसी ने आके उनको $2 मिलियन दे दिया एक इस्लामिक स्टडीज का प्रोफेसर इलेक्ट करे। अब जो उस दर्जे के जो बड़े नाम थे वो सारे शिया थे, सैयद हुसैन नसर, अब्दुल अजीज सचदीना, इस तरह के प्रोफेसर। तो 5-6 साल तक हार्वर्ड ने किसी को हायर नहीं किया, तो उस पर काफी दबाव है। तो उससे जब डीन से बात की, सेट के जब पैसा सऊदी अरेबिया से आया था, तो सऊदी अरेबिया ने कहा वी वुड रादर प्रेफर ए ज्यू ओवर ए शिया। मतलब इस तरह अमेरिका में बात नहीं करते लोग, बट उन्होंने कहा कि तुम जूश प्रोफेसर को हायर कर लो लेकिन शिया प्रोफेसर को हायर ना करो। लेकिन फैकल्टी जो थी वाज नॉट वोटिंग फॉर एनीबॉडी एल्स, दे वांटेड द बिग नेम्स। तो ये जो अरब वर्ल्ड ने started thinking that Shias are more dangerous than Jews for their future, वो अब रीथिंक करना पड़ेगा उनको कि ये जो स्ट्रैटेजी थी, इट हैज नॉट वर्क, इट हैज लेड टू एन इकोनॉमिक डिजास्टर कि ईरान को हमने विलन बना दिया और इजराइल को हमने अब्राहम अकॉर्ड्स के थ्रू पार्टनर बना दिया। तो सवाल ये उठता है, क्या अब्राहम अकॉर्ड्स विल सर्वाइव दिस गोइंग फॉरवर्ड, और क्या ईरान की हेजेमनी कुछ हद तक इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इट विल बी सच अ डिजास्टर। ये पूरी जंग का टोटल पॉलिटिकल गोल उल्टा हो जाएगा अगर ईरान की दोबारा हेजेमनी एस्टैब्लिश हो जाती है गल्फ पर, और हॉर्मुज पे भी उसकी सॉवरेंटी एस्टैब्लिश हो जाती है। तो इट विल बी लाइक जिमी कार्टर ने पनामा दे दिया था, पनामा कैनाल, वैसा डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज दे दिया, वैसा। बिल्कुल, बहुत बहुत नहीं, मैं शुक्रिया। just एक मिनट ऐड। देखिए, जो प्रोफेसर खान बोल रहे थे, इट इज रियलिस्टिक असेसमेंट, बट ये भी हमें मान के चलना होगा कि ईरान के पीछे चीन और रूस भी हैं, और ईरान की जो कामयाबी हुई है अमेरिका को भी पता है, खाड़ी के देशों को भी पता है, नाटो देशों को भी पता है, और दिस इज अ रियलिस्टिक फैक्ट। कोई भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और अल्टीमेटली अमेरिका को पता है कि हॉर्मुज पे ईरान का कब्जा रहेगा और उसका तसल्लुत रहेगा और खाड़ी में चुंगी देके जाना होगा। लेकिन ये थोड़ा समय लगेगा। जो ईरान ने अचीव किया है ये अनप्रेसिडेंटेड है जियोपॉलिटिक्स में और ग्लोबल अफेयर्स में। तो अमेरिका को टाइम लगेगा इसको एक्सेप्ट करने में, और खाड़ी के देशों को भी टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से अल्टीमेटली द वर्ल्ड विल बिकम रिकंसाइल्ड टू ए न्यू मेजर पावर like Israel in the eastern part of the West Asian region. जी, like Iran, not Israel. जी, yeah, जी, थैंक यू सो मच। शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते।